हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना पहले प्रश्न पर जाते हैं। पहला प्रश्न ये है कि बौद्ध का शुल्ब सूत्र निम्न में से किसका सही मान देता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, रूट टू का आपको सही मान पता होना चाहिए। 1.414 होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये कहीं भी काम में आएगा, आपके मैथ्स में भी काम में आता है। तो शुल्ब सूत्र ने जो नियम दिया था उसमें रूट 2 है, ये बौद्ध का है, जिसका मान होता है 1.414। प्रश्न नंबर 2, किस चीन शासक ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था? तो ये है शासक जी किन शी हुआंग। ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने जो है चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। चीन की दीवार, इसका निर्माण कराया था किन शी हुआंग ने। प्रश्न नंबर तीसरा, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो ये देखिए आप, अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि जी ने लिखा है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, और हस्तचरित्र जो है बाणभट्ट जी ने लिखा है। लेकिन इसमें जो हितोपदेश है ये इसका मिलाने गलत है। ये एक्चुअल में मयूर शर्मा जी ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है नारायण पंडित जी ने। नारायण पंडित जी, इन्होंने जो है ये हितोपदेश लिखा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर से याद कर लीजिए, हितोपदेश के रचनाकार जो है नारायण पंडित जी है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ बोलना चाहिए? ये प्रश्नोत्तरी के रूप में लिखा है। अभी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर बी, इसको जो है, ये जो धार्मिक पुस्तक है ये प्रश्नोत्तरी के रूप, मतलब इसमें पहला प्रश्न दिया है, उसके बाद में इसमें आंसर दिया है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 है, शक संवत ईस्वी से कितना पीछे है? ये कहना चाह रहा है कि जो शक संवत है वो जो ईस्वी से वो कितना पीछे है? तो ये है 78 ईयर, 78 साल पीछे। और विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत जो है वो 57 साल पीछे है। और हम दोनों की डिफरेंस की बात करें, मतलब शक संवत और विक्रम संवत, इसके डिफरेंस की बात करें तो ये आएगा, मतलब हम 78 और 57 को ऐड कर दें तो 135। तो 135 ईयर्स का इसमें दोनों में डिफरेंस है, शक संवत में और विक्रम संवत में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 78 साल पीछे। ऑप्शन नंबर 6, सुदर्शन झील का निर्माण या जीर्णोद्धार, निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, शब्दों पर ध्यान देने का, किसने कराया था? तो ये इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, अशोक ने इसका निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। अब इसके निर्माण की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मूल निर्माण की बात करते हैं, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका मूल निर्माण कराया था। और जीर्णोद्धार प्रथम बार अशोक ने करवाया। उसके बाद में शक शासक आए, शक शासक रुद्रदामन प्रथम, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद में गुप्त शासक आए, गुप्त शासक स्कंदगुप्त जो है, इन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा कि प्रथम बार जो है सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में गुप्त काल के दौरान गांव के मुखिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो इसमें ये दोनों सही हैं, क्योंकि गांव का मुखिया जो होता था वो गांव के प्रतिदिन के जो कार्य है
वो राजा को बताता था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। मतलब बिना इनके गांव में जो है मुखिया के बिना कोई भूमि का लेन देन नहीं हो सकता था। मतलब भूमि का जी रजिस्ट्री होती है, भूमि का ठेके रखना है, इस तरह का जो कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। तो इस तरह के कार्य बिना गुप्त काल के दौरान गांव के मुखिया मुखिया के बिना नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8, राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि जो इसके रचनाकार हैं राजतरंगिणी के, वो कल्हण जी है, और ये 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। और इसकी भाषा क्या थी? ये संस्कृत भाषा थी। तो इसको आपको याद रखना है कि यदि पूछ ले कि राजतरंगिणी का जो रचना है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इसके जो हम प्राचीन से देखते हैं कि जो कश्मीर का जो पौराणिक इतिहास है उसको लेकर के जो राजशाही शासन है और उसके शासनकाल का जो है इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, कनिष्क की प्रमुख राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की जो प्रमुख राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। इसमें कनिष्क की जो है प्रमुख राजधानी के तौर पर दो राजधानी मिलती है, एक पुरुषपुर और दूसरी मिलती है मथुरा। लेकिन जो है पुरुषपुर जो है ये मेन राजधानी है इसकी। प्रश्न नंबर 10, गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो गुप्त शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो इन्हें जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं हम, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही जो है उज्जैन को वाणिज्यिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पुजारी यज्ञों के रीति रिवाज की व्यवस्था में सबसे प्रमुख है? तो ये अधर्यु जो है ये प्राचीन काल की बात है, मतलब वैदिक काल की बात कर रहे हैं। इसमें अधर्यु जो है ये जैसी यज्ञ सामग्री है और उसकी जो व्यवस्था है, यज्ञों की व्यवस्था है, कैसे पूजा करना है, किस तरह से व्यवस्था करना है, इन सब की जो देख रेख है वो अधर्यु का काम होता था, अधर्यु का काम होता था। और इसकी जानकारी जो है ये वैदिक काल में मिलती है। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये बात जो है वैदिक काल की कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, पुरुषोक्त किस वेद का भाग है? तो पुरुषोक्त जो है वो ऋग्वेद का भाग है। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के ये 10वें मंडल में ये लिखा हुआ है, 10वें मंडल में लिखा है, और ये 90वें सूक्त में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि कभी किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि पुरुष सूक्त जो किस सूक्त का भाग है, तो ये 90 सूक्त का भाग है। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13, रखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? तो ये जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी इन्होंने। और कब की थी? ये 1922 में की थी। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का जो है प्रमुख स्थल माना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो ये जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन नंबर सी जो है इसको भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ये आप जानते हैं कि ब्रिटिश भूविज्ञानी थे और इनको ये पुरातत्वविद भी थे। 1860 के दशक में इन्होंने कई प्रागैतिहासिक स्थल का पता लगाया है और इन्हीं को
प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की गुफा जो है वो हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म से इसका संबंध रखता है, एलोरा की गुफा का। तो जिसमें हम इसको प्राचीन भारत की धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें तीनों धर्मों का समावेश है, हिंदू, जैन और बौद्ध। तो इसे प्राचीन काल की धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों का एक साथ रहना, एकजुटता के साथ में रहना, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धौलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? धौलवीरा स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता जो है, इसका प्राचीन जल संरक्षण के प्रणाली और पत्थर से निर्मित अनोखी वास्तुकला, वो ये वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहला जो काम था, पहला जो सबसे अच्छी विशेषता मिलती है वो प्राचीन जल संरक्षण, और दूसरा जो है वो पत्थर से निर्मित अनोखी वास्तुकला, पत्थर से निर्मित अनोखी वास्तुकला। इसके बारे में दो जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 17वां, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? ये चीज़ें बताना है। तो इसमें जो है चालुक्य, पल्लव और पांड्य, चालुक्य, पल्लव और पांड्य, ऑप्शन नंबर ए है। ये तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष था और ये 8वीं सदी में हुआ था। इसमें चालुक्य के जो शासक थे पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य के शासक थे पुलकेशिन प्रथम, और द्वितीय में पल्लव के शासक थे जिसको हम श्री विष्णु बोलते हैं, श्री विष्णु। तीसरा श्री विष्णु, या इसको सिंह वर्मन प्रथम भी बोलते हैं, थोड़ा याद रखिएगा, सिंह विष्णु को ही सिंह वर्मन प्रथम कहा जाता है। तीसरा नंबर पे पांड्य के शासक थे कंडुगोन, और इन्होंने जो है 590 से लेकर के 620 तक शासन किया। ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? मतलब ये क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो ये इसका चिन्ह क्या है? तो ये बोधि वृक्ष आएगा इसका आंसर। आपको मालूम होना चाहिए कि बोधि वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बोधि वृक्ष इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वैदिक पुजारी वैदिक यज्ञ संस्कारों की सही व्यवस्था करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थे? तो प्रश्न क्रमांक 19 का अधर्यु, इसका जो आंसर आएगा वो अधर्यु। प्रश्न क्रमांक 20, ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या नाम दिया गया था? ऋग्वैदिक काल के परिवार के मुखिया का जो नाम है वो कुलप इनको कहा जाता है, कुलप, या इसको कुलपति भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या नाम दिया गया था? तो ये परिवार को मुखिया को जो नाम है, मुखिया को क्या नाम दिया गया था ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को? ये प्रश्न डबल आ गया है, इससे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में शामिल किया गया? तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद को
विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से किसे ब्राह्मणों का अंतिम भाग माना जाता है? तो ये आरण्यक है। आरण्यक को ब्राह्मणों का अंतिम भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वां, निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में धम्मपिटक और शुद्ध पिटक का संकलन हुआ था? तो ये चीज़ें जो है, ये दोनों धम्मपिटक और शुद्ध पिटक, इसका संकलन जो है तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व में कहाँ पे? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में। और किसके सानिध्य में आयोजित की गई थी? तो ये अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 25वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो ये जो है कुशीनगर में, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और इनका जो जीवन का अंतिम विश्राम स्थल इसी को माना जाता है। जीवन का अंतिम विश्राम स्थल ये कुशीनगर ही था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे आज के। तो आज हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको थोड़ा एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तृत जानकारी के रूप में वर्णन किया है। कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।